हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ, कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा। साथ में एक अभ्यास प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और सेशन के अंत में हम लोग जानेंगे झारखंड से रिलेटेड स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, जे ईरानी जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया किस कंपनी से जुड़े रहे थे। ऑप्शन ए इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड, ऑप्शन बी बीएसएल बोकारो, ऑप्शन सी टाटा स्टील अथवा ऑप्शन डी ऊषा मार्टिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों जे ईरानी टाटा स्टील से जुड़े हुए थे, लंबे समय तक एमडी रहे हैं टाटा स्टील के। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाने वाले 1936 में जिनका जन्म नागपुर में हुआ था, टाटा स्टील के फॉर्मर एमडी रहे थे, उनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और वह थे जे ईरानी। बता दें कि टाटा स्टील में योगदान देते हुए 43 वर्षों तक अपनी लंबी सेवा उन्होंने दी है और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। टाटा स्टील में बतौर सहायक उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी और एमडी पद तक वह पहुँच गए थे। टाटा स्टील के अलावा टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ग्रुप्स जैसे कई टाटा ग्रुप्स के कंपनियों में वे डायरेक्टर भी रह चुके हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चलिए अब नए प्रश्नों को देखते हैं इस सेशन में। और नए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, फ्लोरेंस बारला का संबंध किस खेल से है जिनका चयन एशियाई खेलों के लिए किया गया है। ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी फुटबॉल अथवा ऑप्शन डी हॉकी। दोस्तों फ्लोरेंस बारला का संबंध एथलेटिक्स से है। झारखंड की वो जानी मानी एथलीट है, अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। झारखंड की एथलीट फ्लोरेंस बारला का चयन चीन के हांगझोउ में आयोजित होने वाला एशियाई खेलों के लिए किया गया है। फ्लोरेंस बारला का चयन एथलीट के महिला वर्ग में 4x400 मीटर रिले दौड़ के लिए किया गया है। वर्तमान में फ्लोरेंस अभी रेलवे में कार्यरत है और बिलासपुर में पदस्थापित है। और रिले रेस में फ्लोरेंस के अलावा सोनिया वैश्य, शुभा वेंकटेश और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा को भी शामिल किया गया है झारखंड से रिले रेस के लिए। आशु भाटिया जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कोच हैं फ्लोरेंस के, वे कोच के तौर पर वे लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड के युवा कवि विनय सौरभ को 2023 के लिए कौन सा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए नागपुरी लोक साहित्य सम्मान, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र साहित्य सम्मान, ऑप्शन सी बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान अथवा ऑप्शन डी इफ्को साहित्य सम्मान। झारखंड के विनय सौरभ को 2023 के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको बता दें कि झारखंड के युवा कवि हैं विनय सौरभ, जिन्हें प्रतिष्ठित बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान हिंदी साहित्य का एक प्रतिष्ठित सम्मान है और यह पुरस्कार कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रति वर्ष दिया जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इसकी घोषणा नहीं की जा सकी थी, जिसके कारण एक साथ 2018 से लेकर 23 तक के नामों की घोषणा की गई है। 2018 के लिए पूनम सिंह को, 2019 के लिए डॉक्टर विनय कुमार को, 2020 के लिए रामदेव सिंह, 2021 के लिए अनिल विभाकर, 2022 के लिए रतन वर्मा और 2023 के लिए, जो कि झारखंड के ही हैं, विनय सौरभ को कविता के लिए पुरस्कृत करने का घोषणा इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा झारखंड के विनय सौरभ को। इसके अलावा
आपको इस संबंध में बता दें कि वर्ष 2018 से ही यह सम्मान किसी कारण से रुका पड़ा था और अब 2023 में 2018 से लेकर अब तक सभी पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। यह सम्मान दिसंबर महीने में यानी दिसंबर 2023 में एक निर्धारित कार्यक्रम में सभी कवियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रेमचंद्र कालीन रहे हैं साहित्यकार बनारसी प्रसाद भोजपुरी, जिनकी स्मृति में 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कविता या कहानी की किसी एक विधा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कवि को या रचनाकार को बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत एक सम्मान पत्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये की राशि और प्रतीक चिन्ह देकर कवियों को या रचनाकार को सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। झारखंड के 2 शिक्षकों को इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 50 शिक्षकों का चयन किया है, जिसमें 2 झारखंड से है। इसमें चतरा के मध्य विद्यालय दीवानखाना के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं मोहम्मद एजाजुल हक और सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक हैं मनोरंजन पाठक। इन दोनों को ही राष्ट्रीय पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर इन दोनों को पुरस्कृत करेंगी। दोनों शिक्षक का चयन शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके इनोवेशंस यानी नवाचार के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड में किसे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है? ऑप्शन ए संदीप सिंह, ऑप्शन बी अमित कुमार, ऑप्शन सी अरवा राजकमल अथवा ऑप्शन डी सुशांत गौरव। इसका सही उत्तर है दोस्तों संदीप सिंह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS का। अभी तक सूरज कुमार JSLPS के CEO थे, उनके स्थान पर ही संदीप कुमार को नया CEO बनाया गया है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का। आपको बता दें कि अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने 14 IAS अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें जानना जरूरी है। इनमें प्रमुख है संदीप सिंह, जिन्हें JSLPS का CEO बनाया गया है। इसके अलावा हैं अमित कुमार, जिन्हें नगर आयुक्त बनाया गया है रांची नगर निगम का। अरवा राजकमल खान निदेशक बनाए गए हैं। इसके अलावा सुशांत गौरव जो कि गुमला के DC रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स डायरेक्टर यानी खेल निदेशक बनाया गया है और यह खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा के स्थान पर सुशांत गौरव को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र अथवा ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों यह जो आयोजन किया गया था झारखंड में किक बॉक्सिंग राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2023, इसमें ओवरऑल चैंपियन रहा था महाराष्ट्र, अतः सही उत्तर है ऑप्शन सी। झारखंड में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 23 से 27 अगस्त 2023 के दौरान। इसका आयोजन खेलगांव में हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में किया गया था। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि जूनियर कैटेगरी में भी ओवरऑल चैंपियन का खिताब महाराष्ट्र ने ही जीता है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर थे राज्यपाल CP राधाकृष्णन। आपको बता दें वर्तमान में झारखंड अमेच्योर किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विवास चंद्र ठाकुर। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को, और इसमें पहला करंट अफेयर्स है, इन दिनों चर्चा में रहा कोडरमा मॉडल क्या है जिसे झारखंड सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है? इसका उत्तर है शिक्षा मॉडल, यानी 10th और 12th के बच्चों को किस तरह से तैयारी कराया जाए ताकि वो अच्छा रिजल्ट कर पाए, उसके लिए ही कोडरमा मॉडल का नाम दिया गया है शिक्षा मॉडल को, जिसका रिजल्ट कोडरमा में अच्छा सराहनीय रहा है पिछले 2 वर्षों से।
अतः इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चों की स्कूल वापसी के लिए झारखंड में 16 जून से 15 जुलाई 2023 तक कौन सा अभियान चलाया गया था? दोस्तों, 1 महीने के लिए अभियान चलाया गया 16 जून से 15 जुलाई 2023 तक, और यह अभियान था बैक टू स्कूल कैंपेन, जो कि ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल में एडमिशन दिलाने या वापसी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में भाजपा के कितने लोकसभा सांसद हैं? इसका उत्तर है 11। लोकसभा में झारखंड के 11 सांसद हैं। आपको पता होगा कुल 14 सांसद हैं झारखंड में लोकसभा सांसद, जिसमें 11 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के, 1 जेएमएम के और 1 हैं आजसू के। इस तरह कुल 14 सांसद हैं झारखंड में, जिसमें 11 बीजेपी से हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? वह एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे जस्टिन केरकेट्टा, जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस उपन्यासकार को प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है रणेंद्र, जो कि TRI के निदेशक भी हैं और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी है, जिन्हें प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, राइड अबव द क्लाउड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया? ऑप्शन ए संजीव शेखर, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी अजय कुकरेती अथवा ऑप्शन डी कंजीव लोचन। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं, और इसमें पहला प्रश्न है, झारखंड में आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला प्रथम लाभुक कौन है? पहला ए विनीता पांडे, बी पूनम महतो, सी बहादुर लकड़ा अथवा ऑप्शन डी रश्मि प्रभा। इसका सही उत्तर है दोस्तों पूनम महतो। पूनम महतो झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रथम लाभुक है, जिन्हें आयुष्मान भारत के तहत पहली बार चयनित किया गया था और इन्हें आयुष्मान भारत के तहत सारा लाभ दिया गया था। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड की 24 वर्षीय पूनम महतो, जो कि सरायकेला खरसमा की मूल निवासी है, आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी बनी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर सदर अस्पताल में अपनी बच्ची को जन्म देकर इस योजना की पहली लाभार्थी बनी थी। आपको बता दें कि जिस दिन पूनम महतो की डिलीवरी हुई थी, उसी दिन प्रधानमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी, शुभारंभ किया गया था रांची से ही, यानी 1 अप्रैल 2018 को, और उसी दिन झारखंड में ही पूनम महतो पहली लाभार्थी बनी थी। तो पूरे भारत में भी कह सकते हैं कि पूनम महतो ही पहली लाभार्थी है आयुष्मान भारत की। प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना इसे कह सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था रांची से। आइए अब देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ स्टैटिक जीके को, और पहला जीके है, खुदिया बियर योजना की शुरुआत किस स्थान पर की गई है? दोस्तों, नाम बियर योजना है, परंतु यह सिंचाई से संबंधित है। आपको बता दें कि चास प्रखंड, जो कि बोकारो में है, और धनबाद का गोविंदपुर प्रखंड, इन दोनों ही प्रखंडों से एक साथ शुरू की गई थी खुदिया बियर योजना, और यह ग्रामीण सिंचाई से संबंधित है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। उस समय मुख्यमंत्री थे, स्वाभाविक है कि CM थे उस समय रघुवर दास। तो खुदिया बियर योजना की शुरुआत की गई थी चास प्रखंड और धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड से 2016 में, और ग्रामीण सिंचाई से संबंधित है यह योजना। दूसरा प्रश्न है, झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? इसका उत्तर है गुमला। झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 5360 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे बड़ा यानी पहला स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में वह है
वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7,000 से कुछ ज़्यादा है, यानी 7,000 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ज़्यादा। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर रांची है, और इसका भी जो एरिया है ये लगभग 5,000 ही के आसपास है, यानी 5,000 से कुछ ज़्यादा ही है। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल के मामले में झारखंड के जो ज़िले हैं वह क्रमशः है वेस्ट सिंहभूम, गुमला और रांची। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका उत्तर होगा कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है झारखंड में। और यह जो क्षेत्र पड़ता है यह क्षेत्र है ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन तीनों जिलों में मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है, जिसमें खनिज, आमतौर पर धात्विक खनिजों की भरमार है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों में महाधिवक्ता के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यों में, और इसका जो टर्म होता है वो राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, यानी राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं और जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, यानी इनका जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, वो फिक्स नहीं होता है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। इसके अलावा अगर इनकी योग्यता की बात करें महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यता चाहिए वही योग्यता एक महाधिवक्ता के लिए होना चाहिए। अगर इसके कार्य की बात करें तो राज्य को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करते हैं महाधिवक्ता, और राज्य को विधि संबंधी अगर कहीं पे प्रतिनिधित्व करना हो तो वह महाधिवक्ता ही करते हैं। इसके अलावा बता दें कि पहला जो महाधिवक्ता हुए हैं झारखंड में वो हुए हैं मंगलमय बनर्जी। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड का नया राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? इसका अनावरण किया गया था 14 अगस्त 2020 को, और इसे प्रभावी किया गया था, यानी यह प्रभावी हो गया था 15 अगस्त को, यानी अगले ही दिन, यानी 15 अगस्त 2020 को। और अनावरण किया गया था तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।